नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे, आज के वीडियो में हम मुख्यतः देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है अधिकांशतः बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से लिया गया है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि बीपीएससी में पूछा गया तो मैंने अदर स्टेट का जो पीसीएस है उसमें नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको देखना है, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा डिटेल, पूरा गहराई में जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको बेनिफिट्स हो रहा है कि नहीं। ठीक है, लेकिन जो लोग हमारे पहले वीडियो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा है, जो पिछले वीडियो जीके जीएस का नहीं देखे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, आप लोग कितना डीपली में हम लोग जा के और इसका पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से उसका पूरा आसपास के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उतने क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो बीपीएस ये प्रीवियस ईयर के सीरीज में हमारा नेक्स्ट सीरीज है, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो संभावना है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, पहला इसमें देखेंगे, पहला हमारा क्वेश्चन है ब्रिटिश राज्य के समय में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत, यानी भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ब्रिटिश राज्य के समय, यानी कि जब भारत गुलाम था, यानी कि जब भारत ब्रिटिश के कब्जा में था, भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत, तो भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अब देखिए, ये जो भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, सभी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, इसका तो सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अब देखिए, थोड़ा सा इस जब आया है आर्थिक दोहन के सिद्धांत, तो थोड़ा सा हम लोग उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सन 1901 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखा था। ठीक है, सन 1901 में दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखा था। पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी या पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल। ठीक है, देखिए, 1901 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखा था, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया मैंने किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसी बुक में ये चीज दिया गया, यानी कि आर्थिक दोहन के सिद्धांत, इसी बुक में आर्थिक दोहन, भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया गया। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में एक सिद्धांत दिया गया, जिस सिद्धांत का नाम है आर्थिक दोहन का सिद्धांत, यानी भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत। अब आर्थिक दोहन का मतलब क्या है? इसमें पहली बार बताया गया कि अंग्रेज जो है भारत के आर्थिक दोहन, यानी कि भारत से कैसे धन चूस कर और विदेश में, यानी कि ब्रिटेन भेजे जा रहे हैं, किस किस माध्यम से। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले इस चीज को लोगों को जैसे जानते तो सब थे,
लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे अंग्रेज की नीति। तो अंग्रेज की नीति को सबसे पहले प्रकट करने का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में जब प्रकाशित किया, उसमें डायरेक्ट लिखा कि भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत, यानी कि भारत के आर्थिक दोहन जो हो रहे हैं किस किस माध्यम से, किस किस रूप में, किस किस तौर तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये आर्थिक दोहन का सिद्धांत है, इसी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, क्या इसको कहा जाता है ड्रेन थ्योरी। ठीक है, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ड्रेन थ्योरी किसने दिया था। ठीक है, तो ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, ये सब आर्थिक दोहन का सिद्धांत है। ठीक है, तो उसी को ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ कहा जाता है कि या शॉर्टकट में ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। ड्रेन थ्योरी याद रखेंगे, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो इसको ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है, या ड्रेन थ्योरी डायरेक्ट शॉर्टकट में बोल दिया जाता है कि ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। अब दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट दादा भाई नौरोजी में आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहा जा रहा है, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य। तो देखिए भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य, जैसे हम लोग हिस्ट्री का सीरीज 0 से स्टार्ट किए हैं और ज्योग्राफी का सीरीज जो हमारा चल रहा है पूरा 0 से चल रहा है, उसमें हमने देखा था कि अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो हमारा आ जाता है हथनौरा। ठीक है, यानी कि भारत में अगर, क्योंकि हथनौरा से सबसे पहले मानव खोपड़ी का कंकाल मिला था। ठीक है, यानी मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य, यानी मानव खोपड़ी का कंकाल मिला था हथनौरा, जो कि एमपी में स्थित है। तो पहला अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो हथनौरा, जो कि एमपी राज्य में स्थित है, यहां से क्या मिला था, मानव के खोपड़ी का कंकाल मिला था। तो इसलिए अनुमान लगाया गया कि ये जैसे खोपड़ी मिलने से पता चला कि हाँ भारत में ये पहला हो गया जहां पे मानव का साक्ष्य मिला है, मानव के कंकाल मिला है। ठीक है, हथनौरा जो कि एमपी में स्थित है। चलिए अब आप लोग को एक चीज बताए थे कि अगर स्थायी जीवन का बात किया जाए कि स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो पता है आप लोग को, जैसे पाकिस्तान में मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, यहां से कृषि के प्रथम साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन यूपी के लहुरा देव से धान के खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस काल को चालकोलिथ युग कहा जाता है, यानी किस काल को चालकोलिथ युग कहा जाता है। तो देखिए हमने आप लोग को इतिहास के सीरीज में बताया था कि मध्यपूरा पाषाण काल जो है, मध्यपूरा पाषाण काल जो था, इसको फलक संस्कृति कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, और ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथ कहा जाता है। चालकोलिथ युग कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, मध्य पूरा पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल को हम लोग 3
कालखंड में बांट के पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। जिन्होंने अगर नहीं देखा है तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से इतिहास पूरा 0 से चल रहा है। लगभग उसमें 7 या 8 सीरीज कंप्लीट हो गया है। L1 L2 एकदम सीरीज से चल रहा है। ऐसे ही ज्योग्राफी का सीरीज हमारा चल रहा है, लगभग वो भी 7-8 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां से जाके देखिए, पूरा बारीकी से आपको समझ में आएगा। अगर जो पूरा 0 से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो पूरा बेनिफिट्स है, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन एक हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर वो सीरीज पढ़िए। ठीक है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये दोनों सीरीज हमारा पूरा 0 से चल रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री में कि मध्य पाषाण काल को हम लोग 3 कालखंड में बांट के पढ़े हुए हैं। पाषाण काल को 3 कालखंड में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल है, इसको 3 कालखंड में बांटते हैं, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो देखिए कि जो इसमें मध्य पूरा पाषाण काल होता है इसको हम लोग फलक संस्कृति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो हथियार होते थे, जो पत्थर के हथियार होते थे, वो थोड़ा उनका जो फलक था, यानी कि जो हथियार का फल होता है, वो थोड़ा सपाट, थोड़ा तीव्र धार वाले बना दिए, मैंने तीव्र धार वाले बने होते थे, तो इसलिए उसको फलक संस्कृति कहा गया है। ठीक है, यानी जैसे कुदाल का फल, हल का फल, ये सब होता है, वो तो था पत्थर का, लेकिन थोड़ा तीव्र यानी नोकीला टाइप में था, तो इसलिए उस युग को फलक संस्कृति, फलक युग भी कहा गया है। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल को। और मध्य पाषाण काल जो है, इस समय छोटे छोटे पत्थर को एकदम पूरा तीव्र धार वाला हथियार बनाए जाते थे, छोटे छोटे पत्थर को, और मजबूत पत्थर के। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रो मीन्स छोटा, लिथ मीन्स पत्थर। ठीक है, तो माइक्रोलिथ, माइक्रो मीन्स छोटा, लिथ मीन्स पत्थर, यानी छोटे छोटे पत्थर के जितने भी अच्छे अच्छे हथियार बनाए गए मध्य पाषाण काल में, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। अब ताम्र पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में तांबे का और पत्थर का, ठीक है, यानी कि तांबे का युग और पत्थर का युग दोनों मिलके चल रहा था। ठीक है, तो मानव द्वारा पहला धातु जो कि प्रयोग में लाया गया कौन? तांबा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ताम्र पाषाण काल को हम लोग चालकोलिथ युग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 4 नंबर, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच लड़ा गया था? ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे कि पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है ये किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम जो लड़ाई है वो किनके बीच लड़ा गया है? तो देखिए सबसे पहले कि पानीपत की लड़ाई की शुरुआत 1526 में होती है। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो पानीपत में 1526 ईस्वी में एक युद्ध होता है और यहां से एक नए राजवंश की शुरुआत होती है। वो कौन सा राजवंश था? मुगल, मुगल राजवंश। यानी जो हम मुगल वंश पढ़ते हैं, तो मुगल वंश की शुरुआत होती है 1526 में, और किसके द्वारा? तो बाबर द्वारा। तो 1526 ईस्वी में क्या हुआ कि पानीपत का युद्ध होता है, और किनके किनके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। (1526) में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। ठीक है, तो अभी तक तो हमारा दिल्ली सल्तनत चल रहा था। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो थे वो दिल्ली सल्तनत के शासक थे, अभी तक कोई मुगल वंश की स्थापना नहीं हुई थी। लेकिन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया। पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ठीक है, तो जब इब्राहिम लोदी हार गए तो बाबर ने नए वंश का स्थापना किया, मुगल वंश का। ठीक है, तो देखिए अब इब्राहिम लोदी के विषय में 2-3 पॉइंट ध्यान रखिए। इब्राहिम लोदी एक तो लोदी वंश के हैं, तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लेकिन इब्राहिम लोदी जो थे ये पहला ऐसा शासक हुए जो युद्ध भूमि में मारे गए। ठीक है, इब्राहिम लोदी ये पहला ऐसा शासक हुए, मध्यकालीन के प्रथम ऐसे शासक बने जो युद्ध भूमि में मारे गए। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा
कि इब्राहिम लोदी जो है ये पहला ऐसा शासक बने जो रणभूमि में यानी युद्ध भूमि में मारे गए हों, ठीक है। और लोदी वंश का अंतिम शासक हुए इब्राहिम लोदी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत हमारा यहां पर लोदी वंश पे खत्म हो जाता है, यानी इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद जब युद्ध भूमि में इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पे हम लोगों ने याद किया एक शॉर्ट ट्रिक, गुल खिला तुम शायद लो से लोदी वंश तक जाता है, ठीक है। तो बस लोदी वंश के बाद आ जाता है मुगल वंश। तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा देता है और युद्ध में मार भी देता है, ठीक है। तो बाबर इब्राहिम लोदी के मारने के बाद मुगल वंश की स्थापना करता है दिल्ली में, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये तो रहा पहला युद्ध हुआ पानीपत का 1526 में, जिसमें ऐसे याद रखिएगा कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है। अब दूसरा हुआ 1556 में, 1556 ईस्वी में हुआ। तो दूसरा 1556 ईस्वी में हुआ तो इसमें क्या कि अकबर और हेमू जिनका नाम हेमचंद्र भी था, ठीक है। हेमू का नाम हेमचंद्र भी था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इनका लोकप्रिय नाम जो था वो हेमू था, ठीक है। तो अकबर ने हेमू को हराया था। कैसे याद रखेंगे? 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, क्योंकि कभी कभी ये वन लाइनर में ये पूछ दिया जाता है कि किसने किसको हराया था। तो आप याद किए रहेंगे कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो आपका किधर से भी घुमा के पूछे तो आपका को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में होता है। हेमू जिनका नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था, जिनका लोकप्रिय नाम हेमू था। तो अकबर और हेमू के बीच में होता है, तो अकबर ने हेमू को हराया, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा युद्ध होता है तीसरा युद्ध होता है 1761 में, ठीक है। पानीपत, ये तीसरा युद्ध करने का मतलब कि पानीपत का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग भी केवल तीसरा युद्ध याद कीजिएगा। ये पानीपत के युद्ध का बात चल रहा है। पहला युद्ध 1526 बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1556 में दूसरा युद्ध जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। और तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। यानी अहमद शाह अब्दाली अफगानों और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, ठीक है। चलिए अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के तरफ से सदाशिव राव नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था 1761 में पानीपत के तीसरा युद्ध में। चलिए, तो ये पानीपत का तीनों युद्ध एक जगह पे हो गया। अब कहीं से ये तीनों युद्ध से पूछा जाए क्वेश्चन तो आप डिस्टर्ब नहीं होइएगा। चलिए मिटाते हैं इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। अब देखिए भारत में 2-4 नदी का उपनाम है जो हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए,
देखिए हम दो चार नदी देखेंगे और नदी के जो उपनाम है, यानी कि भारत में जो नदी के उपनाम है से जानते हैं, तो उसके विषय में भी देखेंगे। देखिए वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, तथा दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा। अगर किसी नदी को कहा जाता है तो वो हमारी है गोदावरी नदी, ठीक है। वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी। अब देखिए लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा और ये दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। भारत के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। तो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, और दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाए, दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा, तो यह है गोदावरी नदी। फिर से सुनिए, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। अगला है बिहार का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। वैसे ही बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को, दामोदर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, एक और नाम याद कर लीजिए, सदा नीरा, सदा नीरा, ये कहते हैं गंडक नदी को, ठीक। तो दो चार पॉइंट नदी के उपनाम से लिख लीजिए। वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, सदा नीरा गंडक नदी, ठीक है। 4-5 पॉइंट नदी के विषय में लिख लीजिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट है हमारा मेटूर बांध। फिर से देखिए, मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है, पूछा जा रहा है कि मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मेटूर बांध किस नदी पर है, तो हो जाएगा हमारा कावेरी नदी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख ले रहे हैं कि 2-4 बांध जो है भारत में वो किस नदी पर निर्मित है और किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो 2-4 पॉइंट हम लोग जो इंपॉर्टेंट है उसको देख रहे हैं, ठीक है। देखिए 2-4 हम लोग बांध देख रहे हैं, और क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है, और दूसरा चीज की वो कहां पर स्थित है। तो देखिए हमारा मेटूर बांध जो है, मेटूर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है हमारा भाखड़ा बांध, भाखड़ा नंगल परियोजना या भाखड़ा बांध पूछ दिया जाए आपसे तो सतलज नदी पे, ठीक है। भाखड़ा परियोजना या भाखड़ा नंगल परियोजना या भाखड़ा बांध सतलज नदी पे। अब देखिए टिहरी, टिहरी बांध पूछ दिया जाए आपसे तो भागीरथी, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। और हीराकुंड बांध पूछ दिया जाए तो महानदी पर। ठीक है, अब देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना यानी भाखड़ा बांध कहां पर है? सतलज नदी में। और ये कहां पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अभी टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, वो कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, जो कि गुजरात में स्थित है। और हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है, कहां स्थित है? ओडिशा में। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब इसको याद कैसे करना है? तो देखिए इसका भा, इसका स, भास याद रखिएगा। ठीक है, भास, तो भा अस, भास, भास से ई केवल याद रखिएगा किसके संदर्भ में? किसके संदर्भ में याद रखना है? यानी कि जो हमारा बांध है उसके संदर्भ में। तो देखिए अब टिहरी, अब इसको एक्टिवा पता है, एक्टिवा स्कूटी का, तो एक्टिवा, एक को याद रखिए टी अभा। तो देखिए टी से टिहरी, भा से भागीरथी, एक्टिवा। एक्टिवा याद कैसे रखिएगा? एक्टिवा, टी से टिहरी बांध, भा से भागीरथी। अब सरदार, सरदार पटेल की मूर्ति सबसे बड़ा कहां है? गुजरात में स्थित है। तो सरदार जी से याद रखिएगा नर्मदा नदी जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब हीरा, हीराकुंड महानदी, हिमा याद रखिए। ठीक है, ही इधर मां रखिए, लड़की का नाम याद रहेगा हिमा। हीराकुंड से महानदी। ठीक है, हिमा या कुछ भी अपने से एक बैठा लीजिएगा। ठीक है, जो आप याद कर सकिएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ लैंग्वेज क्या आ रहा है। ठीक है, हमको ये देखना है कि हमको याद कैसे रहेगा। ठीक है, तो देखिए हिम हो रहा है, हिमनद आप लोग को पता होगा। तो हिम याद रखिए, हिम मीन्स बर्फ होता है, या हिमा अगर याद हो जाता है तो हिमा रखिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि महानदी यहां पर मां से महानदी। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका हो गया, अपना अपना सबका तरीका होता है। चलिए अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हीमोग्लोबिन मुख्यतः होता है, तो हीमोग्लोबिन जो है मुख्यतः प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एक यौगिक होता है। चलिए अब हीमोग्लोबिन आया है तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन है क्या? तो हीमोग्लोबिन जानते हैं कि हमारे रक्त यानी हमारे खून का लाल जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? तो ये प्रोटीन युक्त यौगिक है। ठीक है, अब देखिए हमारे जो शरीर है इसमें दो तरह के हमारे ब्लड होते हैं, एक व्हाइट ब्लड, एक रेड ब्लड। एक को आरबीसी कहा जाता है यानी रेड ब्लड सेल, और एक को डब्ल्यूबीसी कहा जाता है यानी व्हाइट ब्लड सेल। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो आरबीसी यानी रेड ब्लड लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनका जो जीवन काल होता है लगभग 120 दिन। 120 दिन, हम दिन में बात कर रहे हैं, 120 दिन यानी कि लगभग 4 महीने। ठीक है, अब वही डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल का बात किया जाए तो उसका जो जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन, ना कि महीना, 3 से 4 दिन। ठीक है, यानी डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन, और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि 3 से 4 महीना भी दे देता है डब्ल्यूबीसी के लिए, तो ये पॉइंट बारीकी से ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 5 दिन, 3 से 4 दिन। ठीक है, 3 से 4 दिन, 3 से 5 दिन किसी किसी बुक में दिया रहता है, तो 3 से 4 दिन जनरली याद रखिए। और जो आरबीसी है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। ठीक है, अब उसको महीना में अगर ऑप्शन में कन्वर्ट किया है तो आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसके अनुसार। ठीक है, तो ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर का सीरीज में मैक्सिमम वैसे क्वेश्चन, मैक्सिमम का 100% वही क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और मुख्यतः पीसीएस लेवल में जो पूछे गए हैं वो उन्हीं का ये सीरीज रहता है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो पीसीएस में पूछ दिया गया है अदर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के सीरीज में जो पूछे गए हैं उसको देखते हैं, और उसके माध्यम से हम लोग आसपास
जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, तो उस पॉइंट को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर ये सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सीरीज 0 से चल रहा है, प्लीज उसको आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।